हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी लॉ के इस चैनल में। तो ये आज हमारा रेवेन्यू कोड 2006 की बात करेंगे, जिसमें हम सेक्शन 11 से लेकर के सेक्शन 19 तक चलेंगे विद बुलेट पॉइंट्स। तो देरी न करते हुए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमारा आगे सबसे पहले सेक्शन 11 जो बात करता है कमिश्नर एंड एडिशनल कमिश्नर की। इसे जानने से पहले सबसे पहले हमें हायरार्की ऑफ इंडिया समझनी होगी कि हायरार्की किस तरीके से चलती है। तो जैसे कि सबसे पहले हमारा इंडिया आता है। इंडिया के नीचे आते हैं हमारे स्टेट्स। कई सारे स्टेट्स को मिलकर हमारा इंडिया बना होता है। और फिर उसके नीचे आते हैं हमारे डिविजन्स। कई सारे डिविजन्स को मिला करके हमारा स्टेट बनता है। और कई सारे डिस्ट्रिक्ट को मिला के हमारा डिवीज़न बनता है। फिर फर्दर डिवाइड हो जाते हैं वो सब हमारे सब डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत। सब डिस्ट्रिक्ट डिवाइड हो जाते हैं हमारे विलेज और टाउन्स के अंतर्गत। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा हायरार्की जो है देखने को मिलती है। अब इसमें सब डिस्ट्रिक्ट जो बताया मैंने, डिस्ट्रिक्ट से सब डिस्ट्रिक्ट में जो बदलते हैं, तो सब डिस्ट्रिक्ट में आते हैं हमारे तहसील, तालुका, सर्कल्स, मंडल, सब डिवीज़न, ब्लॉक्स। तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती है। और विलेज लेवल पे हमारे वो जाते हैं विलास विलेज पंचायत, जिला पंचायत। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं विलेज और टाउन लेवल पे। अब ये मैंने हायरार्की जो समझाई है वो इस वजह से समझाई है क्योंकि जो कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर, कलेक्टर, तहसीलदार, ये जितने भी हम पढ़ेंगे वो सब कहीं ना कहीं लेवल पे जो है काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी सुपीरियर है। ठीक है, सब अपने अपने लेवल पे काम करते हैं। तो जैसा कि सेक्शन 11 बात करता है कमिश्नर एंड एडिशनल कमिश्नर की। तो जैसे कि सब फर्स्ट पॉइंट बताते हैं, एडिशनल कमिश्नर जो है हमें स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट करने की पावर देता है। मतलब स्टेट गवर्नमेंट जो है अपॉइंट करता है हमारा कमिश्नर को। जो बात जो होता है डिवीजन लेवल पे, डिवीजन लेवल पे कमिश्नर को अपॉइंट कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट को अपॉइंट करती है। और जो भी पावर्स एंड ड्यूटीज़ हैं उसकी अथॉरिटी की, वो सब जो है स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है। और ये जो हमारा कमिश्नर होता है वो हमारा रेवेन्यू ऑफिसर ऑफ द डिवीजन होता है। सेकंड पॉइंट बात करता है स्टेट गवर्नमेंट जो है अपॉइंट करती है एक या एक से ज़्यादा एडिशनल कमिश्नर को और एक या एक से ज़्यादा डिविजन्स के लिए। ठीक है, तो एक या एक से ज़्यादा डिविजन्स में एक या एक से ज़्यादा एडिशनल कमिश्नर को अपॉइंट कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट करती है, जैसा कि उसे फिट लगता है। जो एडिशनल कमिश्नर की पावर्स एंड ड्यूटीज़ हैं वो, अगर स्टेट गवर्नमेंट एब्सेंस है तो उस केस में क्या होगा? कमिश्नर जो है उसकी पावर्स एंड ड्यूटीज़ को डायरेक्ट करेगा। उनकी डायरेक्शन जो है कमिश्नर के अंतर्गत चली जाएगी जब स्टेट गवर्नमेंट नहीं है। वरना स्टेट गवर्नमेंट ने अगर कोई पावर एंड ड्यूटी दे दी है तो उसे फुलफिल करना है। सब सेक्शन 4 बात करता है कमिश्नर में अप्लाई एडिशनल कमिश्नर। जो कमिश्नर को अगर लगता है कि भैया हमें एडिशनल कमिश्नर और चाहिए, फिट नहीं बैठ रहे, तो उन्हें क्या है एडिशनल कमिश्नर और मंगवा सकता है, ताकि वो काम जो है इजीली तरीके से चला जा सके। और उनकी पावर्स एंड ड्यूटीज़ को भी निर्धारित कराने की पावर जो है कमिश्नर के पास होती है, जो एडिशनल कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं। सब सेक्शन 5 बात करता है जब अपॉइंटमेंट हो रहा होता है जो एडिशनल कमिश्नर की पोस्ट पे या एडिशनल कमिश्नर जुडिशल की पोस्ट पे जिस व्यक्ति को अपॉइंट किया जा रहा है, तो वो व्यक्ति क्या है सिर्फ और सिर्फ जुडिशल बिजनेस के काम को ही देखेगा। ठीक है, और वो जुडिशल बिजनेस के काम मतलब जो भी न्याय का जितना भी काम होता है ना, जुडिशल बिजनेस में न्याय का जितना भी काम होता है, जैसे जजमेंट देना है, किसी को स्पीडी ट्रायल चलाना, तो वो सब क्या है एडिशनल कमिश्नर करेगा। और जो हमारा कमिश्नर होता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे काम करता है और एडिशनल कमिश्नर हमारा जुडिशियल लेवल पे काम करता है। और उनकी जो पावर्स एंड ड्यूटीज़ हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत चलेंगे। अगर स्टेट गवर्नमेंट नहीं है तो वही अपना कमिश्नर की डायरेक्शन के अंतर्गत चलेंगे। बुलेट पॉइंट्स के थ्रू समझते हैं क्या कहता है हमारा सेक्शन 11। तो ये सबसे पहले बात करता है स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की। कि स्टेट गवर्नमेंट जो है अपॉइंट करती है कमिश्नर को, उसकी पावर्स एंड ड्यूटीज़ भी स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है। कमिश्नर जो है अथॉरिटी रखता है सभी रेवेन्यू ऑफिसर्स के अंतर्गत। जो भी हम रेवेन्यू ऑफिसर पढ़ेंगे आने वाले उसमें अभी वीडियो में, तो जैसे कलेक्टर हो, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, जितने भी हो गए ऑफिसर, वो सब उनकी पावर कलेक्ट अथॉरिटी रखने की पावर किसके पास है? कमिश्नर के पास है। एडिशनल कमिश्नर को अपॉइंट किया जा सकता है एक या एक से ज़्यादा डिविजन्स के लिए। एक से ज़्यादा एडिशनल कमिश्नर भी अपॉइंट किए जा सकते हैं, जैसा कि स्टेट गवर्नमेंट को फिर लगता है। नेक्स्ट बात करता है एडिशनल कमिश्नर की जो पावर्स एंड ड्यूटीज़ है वो स्टेट गवर्नमेंट और डिविजनल कमिश्नर के थ्रू ही जो है निर्धारित होंगी। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि प्रोविजन ऑफ द कोड। इस कोड में या अगर किसी भी कोड के अंतर्गत एडिशनल कमिश्नर के बारे में या पावर्स की बताई गई है, तो वो उन सेक्शन के हिसाब से भी चला जाएगा। दोनों जो है देखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करता है कि एडिशनल कमिश्नर कैन बी डेजिग्नेट। किसी पर्सन को अगर एडिशनल कमिश्नर की पोस्ट पे जो है बनाया जाता है तो वो एडिशनल कमिश्नर जुडिशियल क्लास जो है माना जाएगा। मतलब कि वो जो है जुडिशियल बिजनेसेस को ही देखेगा। और जैसा कि स्टेट गवर्नमेंट को फिट लगता है उस पर्सन को असिस्टेंट कमिश्नर जुडिशियल के पोस्ट पे जो है रख सकते हैं एडिशनल कमिश्नर्स को।
नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन 12, ये बात करता है हमारा कलेक्टर एंड एडिशनल कलेक्टर की। ये जितना भी सब इसके अंतर्गत पॉइंट दिए गए हैं ना, 5 सब सेक्शन, ये सेम एज इट इज कलेक्टर और एडिशनल कलेक्टर के सेम एज इट इज देखने को मिलते हैं, जिससे हमारा सेक्शन 11 था। अब मैं बताता हूँ क्यों। जो हमारा कमिश्नर होता है वो डिवीजन लेवल पे होता है, और कलेक्टर जो होता है हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। बस इतना सा ही फर्क है। बाकी इसके अपॉइंटमेंट भी स्टेट गवर्नमेंट होती है, जो भी पावर एंड ड्यूटीज़ है वो भी स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत ही चलती है। और स्टेट गवर्नमेंट एक या एक से ज़्यादा एडिशनल कलेक्टर को जो है अपॉइंट कर सकता है डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत, ये भी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत ही होता है, ठीक है। और जितने भी उसकी कंट्रोल करने की भी पावर होती है वो स्टेट गवर्नमेंट और कलेक्टर के पास ही होती है। टाइम भी जो टाइम के अंदर मतलब इस कोड के अंतर्गत या कोई भी अदर कोड है, या इस कोड के बनने से पहले कोई अगर लॉ चलता रहा तो उसकी सेम एज इट इज़ पावर जो है रखी जाएंगी। कलेक्टर की भी सेम एज इट इज़ पावर होगी जो इस कोड के अंतर्गत दिया गया है, ठीक है। अगर कोई पावर नहीं है, उसकी कोई ड्यूटी नहीं है, तो कलेक्टर डिसाइड कर सकता है कि उसकी क्या ड्यूटीज़ एंड पावर होनी चाहिए। अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई अपॉइंटमेंट करता है किसी पर्सन की जो एडिशनल कलेक्टर की पोस्ट पे बैठने के काबिल है, तो उस पर्सन को एडिशनल कलेक्टर जुडिशल और सच एडिशनल कलेक्टर जुडिशल के काम पे जो अलॉट किया जा सकता है, जो बिजनेसेस जुडिशल बिजनेसेस के काम को जो है देखेंगे। और जो उनकी पावर एंड ड्यूटीज़ होंगी वो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू डिसाइडेड होंगी कि क्या क्या जो है उनकी पावर एंड ड्यूटी होगी। अगर स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करती है, मतलब एब्सेंस है उस चीज़ में, तो कलेक्टर डिसाइड करेगा कि उनकी पावर एंड ड्यूटी क्या होंगी। बुलेट पॉइंट्स की बात करें तो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कलेक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए। कलेक्टर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेटिव होता है, और एडिशनल कलेक्टर जो है वो जुडिशल बिजनेसेस को देखता है। कलेक्टर जो है सब्जेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल एंड डायरेक्शन, स्टेट गवर्नमेंट की डायरेक्शन कंट्रोल के हिसाब से चलता है कलेक्टर। एडिशनल कलेक्टर जो है सेम पावर होती है जैसे कि कलेक्टर के पास होती है। और जैसे पिछला भी सेक्शन 11 में एडिशनल कमिश्नर जो होता है उसकी भी सेम एज इट इज़ पावर होती है जिससे कमिश्नर की होती है, और थोड़ी कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि जब कोड बना या कोड बनने से किसी पहले की बात हो, या कोड किसी कहीं एडिशनल कलेक्टर की पावर दी गई है, तो वो भी पावर जो है मानी जाएगी, ड्यूटी मानी जाएगी उसकी। एडिशनल कलेक्टर को अगर किसी एडिशनल कलेक्टर जुडिशल की पोस्ट पर अपॉइंट किया जा रहा है तो कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट। और जब एडिशनल कलेक्टर को किसी पोस्ट पर रखा जाता है तो वो जुडिशल बिजनेस के काम को ही देखेगी, और कोई काम में नहीं दे सकती, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर नहीं दे सकती, वो सिर्फ कलेक्टर ही देखेगा। और एडिशनल कलेक्टर सिर्फ जुडिशल बिजनेसेस को ही देखेगी। और जो उनकी पावर एंड ड्यूटीज़ है वो स्टेट गवर्नमेंट देखती है। अगर स्टेट गवर्नमेंट नहीं है तो उस केस में कलेक्टर जो है देखेगा उनकी पावर एंड ड्यूटीज़ को। नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन 13, ये भी सब डिविजनल ऑफिसर और एडिशनल सब डिविजनल ऑफिसर ही होते हैं। मतलब इसमें जो हमारे असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास होते हैं वो हमारे एसडीओ ऑफिसर के अंतर्गत आ जाते हैं। और एडिशनल सब डिविजनल ऑफिसर जो उनसे हेल्प करने के लिए होते हैं, तो वही है। इसमें भी सेम ऐसा ही है। स्टेट गवर्नमेंट ही जो है अपॉइंट करती है उन लोगों को। स्टेट गवर्नमेंट फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होती है अपॉइंटमेंट की, जैसा कि उन्हें ठीक फिर बैठता है, मतलब वो जितने लोग चाहें वो उतने रख सकते हैं जैसे ज़रूरत हो पड़ी हो। असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट क्लास को जो है पावर दे दी जाती है एक या एक से ज़्यादा सब डिविजन्स की जो डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो उनकी देख रेख का पावर किसके पास आ जाती है, असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट क्लास के पास आ जाती है। और जो हमारे जिसके पास पावर दी गई है उस व्यक्ति को असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट क्लास बोला जाता है, या हमारे सब डिविजनल ऑफिसर जो है उन्हें बोला जाता है। थर्ड पॉइंट बात करता है कि इस कोड के या इस कोड के बनने से या इस कोड के बनने से पहले कोई अगर कोई लॉ रीति रिवाज चला आ रहा है, ठीक है, तो वो सब एज इट इज चलती आएगी। और जो कंट्रोलर की पावर कंट्रोल करने की पावर होगी वो कलेक्टर के पास होगी। तो नेक्स्ट हमारा फोर्थ पॉइंट बात करता है, इसमें ये बात की गई है अगर किसी पर्सन को असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट क्लास के उस पर अपॉइंट किया जाता है तो उस व्यक्ति के पास एक या एक से ज़्यादा तहसील के लिए जो है पावर दे दी जाती है। वो व्यक्ति जो है एक या एक से ज़्यादा तहसील को जो है अपॉइंट कर सकता है, मतलब गवर्न कर सकता है, और उस पर्सन को एडिशनल सब डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कहा जाता है। फिफ्थ पॉइंट वही बात करता है कि अगर एडिशनल सब डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो हमारा है वो इस कोड के अंदर अगर कोई पावर दी गई है तो सेम एज इट इज उसकी पावर वो होगी, या स्टेट गवर्नमेंट कोई पावर डिसाइड करती है तो वो भी पावर जो है हमारा जो है सब डिविजनल ऑफिसर की होगी। और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट की ने कोई पावर या ड्यूटी कोई नहीं दी है तो उस केस में क्या है, कलेक्टर जो है उन्हें डायरेक्ट कर सकता है कि आप जो है ये काम करो। नेक्स्ट पॉइंट बात करता है, सिक्स क्वेश्चन बात करता है, ये कहता है कि अगर किसी पर्सन को यानी असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास
बोले तो सिर्फ सब डिविजनल ऑफिसर या एडिशनल सब डिविजनल ऑफिसर किसी पर्सन को अपॉइंट किया जाता है। जो हमारे एडिशनल सब डिविजनल ऑफिसर है या सब डिविजनल ऑफिसर हैं जुडिशल वाले, तो उन व्यक्ति को क्या जुडिशल बिजनेस की मतलब जुडिशल के जितने भी काम हैं उन्हीं काम को करने की पावर जो उनके पास होती है। और अब जो भी पावर एंड ड्यूटी डिसाइड होती है बिजनेस का, जो जुडिशल बिजनेसेस कर रहे होते हैं, जुडिशल के जो भी काम कर रहे होते हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट उन्हें डायरेक्ट करती है। अगर स्टेट गवर्नमेंट नहीं है तो उस केस में क्या है, कलेक्टर जो है डायरेक्ट करेगा उन्हें कि आपको ये काम जो है करने हैं। बुलेट पॉइंट्स को देखते हैं तो ये बात करता है हमारा असिस्टेंट कलेक्टर इन डिस्ट्रिक्ट की बात करता है। असिस्टेंट कलेक्टर में वो भी फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास वाले आ जाते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के लिए हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। जो असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट क्लास है वो उसके पास पावर होती है कि वो जो है सब डिवीज़न जो बनाए हुए हैं उन डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत, तो उन्हें कंट्रोल करने की पावर जो है हमारी असिस्टेंट कलेक्टर के पास होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है जो हमारे ऑफिसर हैं असिस्टेंट कलेक्टर, वो जो है कलेक्टर की कंट्रोल के अंतर्गत चलते हैं। मतलब कलेक्टर जो है उन पर पावर एंड ड्यूटीज़ को लेकर के चलता है कि आप जो है इनकी पावर ये है ये है। असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट क्लास जो है वो उसे व्यक्ति को डेजिग्नेट किया जा सकता है एडिशनल सब डिविजनल ऑफिसर एक ही एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत। नेक्स्ट पॉइंट बात करता है एडिशनल सब डिविजनल ऑफिसर की जो पावर एंड ड्यूटीज़ है वो सेम एज इट इज़ होंगी जैसा कि स्टेट गवर्नमेंट या कलेक्टर ने डिसाइड की गई है या दी गई है। अगला पॉइंट बात करता है कि असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट क्लास डेजिग्नेट एंड सब डिविजनल ऑफिसर जुडिशियल वन और मोर डिस्ट्रिक्ट अलॉटेड ओनली जुडिशियल बिजनेसेस। यानी कि असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट क्लास को अगर डेजिग्नेट किया जाता है सब डिविजनल ऑफिसर के अंतर्गत, तो उस व्यक्ति को क्या है सिर्फ जुडिशियल बिजनेस की पे ही काम करने की जो है पावर होती है और कोई काम नहीं कर सकता, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो हो। नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन 14, ये बात करता है तहसीलदार एंड तहसीलदार जुडिशियल। तहसीलदार जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करता है और तहसीलदार जुडिशियल जो जुडिशियल बिजनेस करता है। स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है जैसे कि उसे फिट बैठता है हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है, कितने भी वो कर सकती है तहसीलदार। एक बात करता है कि जो भी इस कोर्ट के अंतर्गत तहसीलदार और तहसीलदार जुडिशल की जो भी पावर एंड ड्यूटीज़ हैं वो सब स्टेट गवर्नमेंट और बोर्ड जो है डिसाइड करता है कि उन्हें क्या क्या पावर एंड ड्यूटी जो है वो परफॉर्म करे। और एब्सेंस ऑफ एनी डायरेक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट की डायरेक्शन या बोर्ड की किसी एब्सेंस ऑफ डायरेक्शन में क्या है, कलेक्टर जो है उन्हें डिसाइड करेगा कि आपकी क्या क्या काम है, आपको क्या क्या काम करने हैं। बुलेट्स पॉइंट की बात करें तो तहसीलदार अपॉइंटमेंट ड्यूटीज़ की बात करता है। स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं हमारे तहसीलदार और तहसीलदार जुडिशल को हर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत जैसे कि उन्हें फिट बैठे। तहसीलदार और उनकी तहसीलदार जुडिशल की उनकी जो पावर एंड ड्यूटीज़ है जैसे कि कोर्ट के अंदर डिसाइड है वो सब पावर एंड ड्यूटीज़ उनकी होंगी। या जैसे कि कलेक्टर जो है फिट बैठता है एब्सेंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और बोर्ड डायरेक्शन। जब स्टेट गवर्नमेंट और बोर्ड डायरेक्शन ना हो तो कलेक्टर जो है जो भी पावर एंड ड्यूटी उन्हें देगा तहसीलदार को वो उन्हें निभानी। नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन 15, ये कहता है नायब तहसीलदार की। तो नायब तहसीलदार गवर्नमेंट ही अपॉइंट करते हैं जैसे कि उन्हें फिट बैठे और उनकी पावर एंड ड्यूटी जैसा कि कोर्ट के अंतर्गत दिया गया है या जैसा कि स्टेट गवर्नमेंट को थिंक फिट बैठता है वो काम जो है करवा सकती है स्टेट गवर्नमेंट नायब तहसीलदार और पावर एंड ड्यूटी जो है दे सकते हैं। बुलेट पॉइंट की वही बात है कि नया स्टेट गवर्नमेंट जो है अपॉइंट करते हैं नायब तहसीलदार को और हर नायब तहसीलदार की इंडिविजुअल पावर होती है जैसे कि कोड और अदर लॉ के अंतर्गत। अदर लॉ मीन्स कोई दूसरा लॉ जो हो तो उसके अंतर्गत क्या है उसकी पावर को जो है कंट्रोल करने की वो आ जाती है नायब तहसीलदार के पास। सेक्शन 16 कहता है रेवेन्यू इंस्पेक्टर एंड लेखपाल। तो रेवेन्यू इंस्पेक्टर को अपॉइंट करने की पावर होती है कलेक्टर की और लेखपाल को भी कलेक्टर ही अपॉइंट करता है। इसमें क्या रेवेन्यू इंस्पेक्टर एक से ज़्यादा जो है अपॉइंट किए जा सकते हैं, वहीं लेखपाल भी एक से ज़्यादा अपॉइंट किए जा सकते हैं कलेक्टर के थ्रू। रेवेन्यू इंस्पेक्टर का काम होता है सुपरविजन मेंटेन एंड करेक्शन ऑफ विलेज रिकॉर्ड और लेखपाल का भी काम यही होता है प्रिपरेशन मेंटेन एंड करेक्शन ऑफ द विलेज रिकॉर्ड। जैसे प्रिपरेशन मीन्स प्रिपेयर करना है कि हमें कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें करनी है, ठीक है, वो सब काम मेंटेन करना रिकॉर्ड्स को। अब करेक्शन ऑफ विलेज रिकॉर्ड मीन्स जो भी रिकॉर्ड मेंटेन हुआ है, जो भी कलेक्ट वो रिकॉर्ड किया गया है कि ये ज़मीन किसकी है, कितनी ज़मीन आ रही है, कितना एरिया है, उन सबको अगर गलती से कुछ करेक्शन की नीड है तो उन्हें करेक्ट करना भी लेखपाल का काम होता है और रेवेन्यू इंस्पेक्टर का भी काम। बुलेट्स पॉइंट्स की वही बात है, कलेक्टर जो है दोनों को अपॉइंट करता है रेवेन्यू इंस्पेक्टर और लेखपाल दोनों को। रेवेन्यू इंस्पेक्टर का काम होता है सुपरविजन मेंटेन एंड करेक्शन ऑफ विलेज रिकॉर्ड। लेखपाल का काम होता है प्रिपरेशन मेंटेन एंड करेक्शन ऑफ विलेज रिकॉर्ड।
या और नेक्स्ट पॉइंट बात करता है कि अगर कोई भी ड्यूटी जो है स्पेसिफाई कर दी जाती है स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, तो कामों को भी कौन करता है? रेवेन्यू इंस्पेक्टर और लेखपाल दोनों करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन 17, ये बात करता है कॉम्बिनेशन ऑफ ऑफिस की। जब कई सारे ऑफिस मिला के जो एक ही कैटेगरी के हैं, ठीक है, उन ऑफिस को मिला के क्या है, स्टेट गवर्नमेंट किसी एक पर्सन को अथोराइज कर सकती है कि अब जो है आप लीगल पर्सन हो, अब इन पर जो है कंट्रोल एंड चेक बैलेंस का जो है आप काम कर सकते हो, ठीक है। और जो भी उस व्यक्ति की पावर होगी, मतलब जो पर्सन अपॉइंट किया गया है उस काम को देखने के लिए, तो वो विद इन लोकल लिमिट्स के अंतर्गत होंगी। तो नहीं कि सबसे सुप्रीम पावर दे दी। बुलेट पॉइंट की बात करते हैं तो ऑफिस कॉम्बिनेशन लॉ की बात करता है, ऑफिस कॉम्बिनेशन लॉ की। इसमें यही है कि एक मल्टीपल ऑफिस के लिए एक पर्सन को अपॉइंट कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट, और उसे ऑथराइज कर सकती है विद इन लोकल लिमिट्स कि आप जो है ये काम जो है आप कर सकते हो इन लोगों को देखने के लिए, इन ऑफिस को देखने के लिए। नेक्स्ट बात करता है हमारा सेक्शन 18, ये बात करता है रिकवरी ऑफ मनी, पेपर एंड अदर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी की। इसमें क्या है, कलेक्टर जो है डायरेक्ट करता है किसी भी रेवेन्यू ऑफिसर को या एनी पर्सन जो फॉर्मली एम्प्लॉयड है, मतलब कि उस काम के लिए कैपेबल है, उस पर्सन को डायरेक्शन कर सकता है बाय ऑर्डर, बाय रीजनेबल टू द रिकॉर्ड रिक्वायर द मनी और पर्टिकुलर पेपर और प्रॉपर्टी टेन, ठीक है। मतलब जो भी रेवेन्यू से रिलेटेड काम है, किसी ऑर्डर के थ्रू कोई ऑर्डर आया है, या कोई जो है गवर्नमेंट की कोई प्रॉपर्टी है उसे देखना है, या कोई रिकॉर्ड के लिए ज़रूरी है, एसेंशियल है, तो उन चीज़ों को जो है रेवेन्यू ऑफिसर या कोई भी जो पर्सन कैपेबल है उनसे वो चीज़ें जो है मंगा सकता है। अब इसमें ये नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट नेक्स्ट सबसेक्शन बात करता है, अगर कोई पर्सन जो है फेल हो जाता है उस काम को करने के लिए, तो 250 रुपये जो है डेली पर डे का जो है फाइन जो है उस पर लगा सकते हैं। और जो टोटल फाइन है वो 25,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 25,000 के अंदर ही होना चाहिए। और फाइन लगाने से पहले कलेक्टर को जो है रीजनेबल राइट मिलता है कि वो उस पर्सन को जो है सुना जाए कि आपने जो है क्यों इतना डिले किया जो डॉक्यूमेंट्स मंगाए उन्हें लाने में। नेक्स्ट सबसेक्शन 3 बात करता है जो भी सबसेक्शन 2 के अंतर्गत फाइन इम्पोज किया गया है, तो उस फाइन से कोई भी जो प्रोसिक्यूशन चल रहा है, जो भी ट्रायल चल रहा है या जो भी मैटर चल रहा है, ठीक है, तो उस पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, रिकवरी ऑफ मनी हो गई रहेगी, फाइन से कोई लेना देना नहीं, वो काम उसे करना ही होगा फिर भी। बुलेट पॉइंट की बात करते हैं तो सबसे पहला, कलेक्टर जो है डायरेक्शन दे सकता है डिलीवर ऑफ पब्लिक मनी, पेपर और अदर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी टू द रेवेन्यू ऑफिसर और फॉर्मल एम्प्लॉय। इफ ऑफिसर फेल, कोई फेल हो जाता है तो 250 रुपये फाइन, जो 25,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट बात करता है द ऑफिस ऑफ पर्सन मे हैव रीजनेबल हियरिंग बिफोर एनी पेनल्टी इम्पोज। सुनने का अधिकार होता है ऑफिसर के पास कि वो जो है सुना जाए उस व्यक्ति को जिस पे भी फाइन जो है इम्पोज किया जा रहा है कि आपने इतना डिले क्यों किया। नेक्स्ट, पेनल्टी से कोई भी बार नहीं लगाया जा सकता प्रोसिक्यूशन का, मतलब कोई भी पेंडिंग नहीं की जा सकती, कोई भी जो भी चल रहा है रिकवरी ऑफ मनी का, उस पर कोई भी रोक टोक नहीं लगाई जा सकती फाइन की वजह से। नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन 19 और लास्ट सेक्शन जो बात करता है अदर पावर एंड रेवेन्यू ऑफिसर। इसमें सबसे पहली पावर यही है कि इस कोड के अंतर्गत कोई पावर दी गई है, उसके अलावा भी कोई पावर एंड ड्यूटी किसी की होती है, तो कोई भी सुपीरियर ऑफिसर और अथॉरिटी एज वेल जो भी फिट बैठती हो, तो वो पर्सन जो है अपना क्या है रेवेन्यू ऑफिसर्स के ऊपर पावर एंड ड्यूटीज जो है उन्हें सौंप सकता है एडिशनली इस कोड के अलावा। सेकंड पॉइंट बात करता है कि जो भी रेवेन्यू ऑफिसर है वो किसी ऐसे पर्सन को अपॉइंट कर सकता है जो कंट्रोल कर सके सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंतर्गत चले रेवेन्यू ऑफिसर। जैसे कि सब सारे अपॉइंटमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट ही करते हैं, बस तहसीलदार और तहसील जुडिशल को जो है अपने कलेक्टर अपॉइंट करते हैं, ठीक है। तो इसमें यही बताया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है रेवेन्यू ऑफिसर्स के ऊपर जो भी उन्होंने पावर एंड ड्यूटीज़ दी गई हैं वो अच्छे से परफॉर्म हो रही है या नहीं हो रही, बाय जनरल और स्पेसिफिक ऑर्डर और डायरेक्शन के थ्रू। बुलेट पॉइंट की बात करें तो बुलेट पॉइंट क्या कहते हैं हमारे, रेवेन्यू ऑफिसर पावर एंड ड्यूटीज़ की बात करता है कि वही पावर एंड ड्यूटी जो है कोई भी स्पेसिफिक ऑफिसर और अथॉरिटी जो फिट बैठती है वो उसे जो है पावर एंड ड्यूटी जो है उसे दे सकती है अपने लोअर जो रेवेन्यू ऑफिसर है उनको। और नेक्स्ट पॉइंट बात करता है कि रेवेन्यू ऑफिसर जो है अपॉइंट कर सकता है किसी ऐसे
व्यक्ति को जो स्टेट की जो पावर एंड ड्यूटीज जो स्टेट गवर्नमेंट ने डायरेक्ट की गई है किसी पर्सन को, उन्हें कराने के लिए जो है क्या है, रेवेन्यू ऑफिसर किसी पर्सन को अपॉइंट कर सकती है इस कोड के अंतर्गत रहते हुए। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।